everyone, welcome back to my channel. So dear students, today we are going to do chapter number 3 of class 11th accountancy, theory base of accounting. It is a very important chapter जो आप लोगों का 11th क्लास में बच्चों थ्योरी चैप्टर्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होता है। इसमें से हमेशा कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और सिर्फ स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आपको लगता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि थ्योरी तो बड़ी बोरिंग होती है, बट ट्रस्ट मी बच्चों, इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट यू विल नेवर फॉरगेट दिस कॉन्सेप्ट। तो बच्चों इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं बाय टेकिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स सो दैट यू विल नेवर फॉरगेट दिस कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, बट बिफोर स्टार्टिंग लेट अस अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग। बच्चों मान लेते हैं कि 100 अकाउंटेंट है और वो अकाउंटिंग कर रहे हैं 100 डिफरेंट बिजनेसेस की। मान लेते हैं हर एक अकाउंटेंट जो है वो अलग अलग रूल फॉलो करके अकाउंट बना रहा है, एक अलग तरीके से बना रहा है, दूसरा अलग तरीके से बना रहा है। ऐसे मान लीजिए 100 अकाउंटेंट अलग अलग तरीके से अकाउंट्स बना रहे हैं, तो क्या हम इनके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस, क्या हम इनके प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर कर सकते हैं, इजीली अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, है ना। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? जब सब अलग अलग तरीके से बना रहे हैं, अलग अलग रूल्स फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग मेथड्स फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसको कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों सेम रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो करके अकाउंट्स को बनाना चाहिए। ठीक है, और जो सेम रूल्स और गाइडलाइंस जिसके थ्रू हम अकाउंट्स बनाते हैं वो हमें ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने हमें ऑलरेडी रूल्स जो है हमें बना के दिए हुए हैं, गाइडलाइंस बना के दी हुई है, जिसके थ्रू ऑल ओवर इंडिया जितने भी अकाउंटेंट्स होते हैं वो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इट इज गैप। गैप मीन्स द फुल फॉर्म ऑफ गैप इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज गैप? गैप क्या है? गैप इज रेफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, स्टैंडर्ड्स, है ना, जो कि हमें गाइड करता है कि भाई हमें अकाउंट्स जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस तरह से बनाने हैं। तो अगर आप इसको फॉलो करके अकाउंट्स बनाओगे तो अकाउंट्स जो रहेंगे आपके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? रिलायबल होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, कंपेरेबल होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, यूजर्स को इजीली समझ में आ जाएंगे। रिलायबल का मतलब क्या? ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम रिलायबल। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मीन्स यूजिंग सेम मेथड ईयर बाय ईयर। आप एक ही मेथड को, एक ही तरीके को हर साल अपना रहे हो, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंपेरेबल, कंपेरेबल मतलब कि 2 साल के अकाउंट्स को आप कंपेयर कर सकते हो, 2 बिजनेसेस के अकाउंट को आप कंपेयर कर सकते हो अगर सेम तरीके से बने हुए। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब कि गैप के अकॉर्डिंग जब हम अकाउंटिंग करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, इसको हम ट्रांसपेरेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर मतलब कि सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है विदाउट एनी बायसनेस, हेल्पिंग यूजर्स मेक इन्फॉर्म्ड इकोनॉमिक डिसीजंस। ओके, तो इकोनॉमिक हेल्प जो गैप के थ्रू आप अकाउंटिंग करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, यूजर्स को भी बहुत हेल्पफुल होंगे। यूजर्स जो होते हैं ना हमारे अकाउंट्स, हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जिनको चाहिए होती है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े ना, तो जो यूजर्स हैं वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन पे रिलाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको यूज करके इन्वेस्ट अगर वो करना चाहें आपके बिजनेस में तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गैप एक्ट एज अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। जितने भी अकाउंटेंट है पूरे इंडिया के अंदर वो गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटेंट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए क्या होता है बेटा, सबके अकाउंट्स में जो होती है ना वो यूनिफॉर्मिटी होती है ना, सेम टाइप के बनते हैं, सब एक दूसरे के अकाउंट्स को जो है समझ भी पाते हैं, उस पर रिलाई कर पाते हैं, और इंफॉर्मेशन जो होती है वो ट्रांसपेरेंसी भी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, तो गैप क्या है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू विच वी प्रिपेयर, द अकाउंटेंट्स प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? गैप क्यों यूज किया जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि एक बार आपने जो भी मेथड या प्रैक्टिसेस फॉलो कर ली उसको सालों साल आपको वही चलानी है, एक जैसी तरीके से आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करने हैं, अकाउंट्स बनाने हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एक मेथड चूज करी, अब सालों साल मैं वही मेथड यूज करूंगी, तो कंसिस्टेंट मतलब कि एक चीज पे टिके रहते हैं। उसके बाद टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। गैप के थ्रू अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो एक्यूरेसी रहेगी, क्योंकि आप फुल डिस्क्लोजर और पूरे तरीके से बनाएंगे, सेम तरीके से बनेगा तो एक्यूरेट रहेंगे, एंड रिलायबल, वी कैन डिपेंड ऑन दैट इंफॉर्मेशन।
क्योंकि वो करेक्ट रहेगी। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, कंपैरिजन कर सकते हो आप अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के 2 साल के प्रॉफिट लॉस को इजीली कंपेयर कर सकते हो, अपने स्टेटमेंट्स को 2 साल के 3 साल के स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो। आप चाहो तो दूसरे बिजनेस से भी आप उसको कंपेयर कर सकते हो इजीली, क्योंकि ये सभी जगह जो रूल्स हैं वो सभी जगह ऑल ओवर इंडिया पूरे सेम रूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। To enhance transparency, yes, the information is transparent. The accounts are transparent because full disclosure of the information is there. And the credibility, credibility मतलब जो यूजर्स होते हैं उनको भी मतलब ट्रस्ट होता है आपके ऊपर कि हाँ भाई जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो सही होगी, है ना, सही तरीके से बनाया हुआ है सब कुछ। To protect the interest of investors, creditor and other stakeholders, those who are interested in your accounts, so to protect their interest also we use GAAP. GAAP का मतलब क्या है? Generally accepted accounting principles. So these are the objectives of GAAP. Now next is accounting principles. Accounting principles क्या होते हैं? GAAP और accounting principles में अधिकतर बच्चे confuse होते हैं। GAAP क्या है? Generally accepted accounting principles. These are the rules, concept, conventions and the standards according to which we prepare account. And accounting principles are the basic guidelines. Guidelines है कि भाई ऐसे ऐसे बनाना है। जैसे सपोज बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में अगर 4 कॉलम होते हैं तो भाई 4 कॉलम ही रहेंगे, है ना। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? बेसिक गाइडलाइन है। गाइडलाइन है कि भाई इस ऐसे बनाओ आप, है ना, रूल्स एंड अजम्पशंस दैट हेल्प अकाउंटेंट टू रिकॉर्ड, क्लासिफाई, प्रेजेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ यूनिफॉर्म एंड सिस्टमेटिक मैनर, है ना। तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी वजह से जिसको आप फॉलो करते हो अकाउंट्स बनाने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। तो आपका जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो यूनिफॉर्म तरीके से, एक जैसे तरीके से, सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। दिस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। नाउ व्हाट आर कॉन्सेप्ट्स? कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं बच्चों? दीज आर द बेसिक अजम्पशंस। कुछ चीजें होती हैं जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो अज्यूम करके चलते हैं। जैसे कि एक अजम्पशन है गोइंग कंसर्न, कि बिजनेस चलता रहेगा। बिजनेस चलता रहेगा का मतलब क्या है कि भाई आप जो फिक्स एसेट है वो खरीद रहे हो, उसकी अकाउंटिंग कैसे कर रहे हो, उसका डिफरेंट तरीका होता है, भाई डेप्रिसिएशन वगैरह लगाते हैं। तो देयर आर सर्टेन अजम्पशंस, कुछ चीजों को हम मान के चलते हैं, है ना। तो दिस कॉन्सेप्ट प्रोवाइड द थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? बेसिक अजम्पशंस होते हैं या आइडियाज होते हैं विच वी अज्यूम certain thing. There are certain things which we assume for making accounts, है ना, on the basis of which we prepare accounts. Now there are accounting conventions. Conventions क्या होते हैं? कुछ custom, traditions, practices which we are following from number of years and which we will follow up to number of years, है ना। तो कुछ कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, प्रैक्टिसेस हैं जो कि ओवर टाइम डेवलप हुए हैं बाय एंड वाइडली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटेंट्स। दे हेल्प इन सिलेक्टिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। ये आपको मदद करते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड को सिलेक्ट करने के लिए व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक गाइडलाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं ना बच्चों, इट इज मैन मेड। मैन मेड का मतलब क्या? इंसानों ने बनाया है। यस ऑब्वियसली जो ICAI है, जो हमारे प्रोफेशनल्स बॉडीज हैं, अकाउंटिंग बॉडीज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैन मेड ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो बनाए हैं। इनको फॉलो करके हर अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है। नाउ फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट रिजिड, रिजिड नहीं है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। यस ऑब्वियसली जो मैन मेड चीजें होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, है ना, जिसमें हम चेंजेस ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंजेस। जैसे कि सपोज पहले हमारे MP में वेट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। अभी हम लोगों का वेट हट गया है, तो पहले हम वेट की अकाउंटिंग करते थे, है ना, वेट कैलकुलेट करना सीखते थे, उसके अकाउंट्स बनाते थे, उसके थ्रू बनाते थे। बट अभी GST लग गया है तो GST निकालना हम सीखते हैं। तो अलग अलग तरीका, जैसे कि गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिटिक्स चेंज होती है, नए रूल्स आते हैं, तो आपको उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वी कैन चेंज द लॉज अकॉर्डिंगली। तो दीज आर फ्लेक्सिबल, उसको फ्लेक्सिबल है, उसको चेंज कर सकते हैं। नाउ जनरली एक्सेप्टेड, जनरली एक्सेप्टेड मतलब कि एवरीवन हैज एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसको कोई डिनाई नहीं करता कि नहीं भाई हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम तो हमारे तरीके से बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। दीज आर जनरली एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेबल है। तो दे आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटिंग कम्युनिटी। जितने भी अकाउंटेंट हैं ऑल ओवर इंडिया, इन्होंने सबने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, इसके थ्रू ही अकाउंटिंग होगी। ये जो फॉर्मेट है, तो अगर जर्नल का फॉर्मेट ये है, डेट पर्टिकुलर, ये सब जैसी लाइन खींचेंगी वैसी खींचेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप अपनी तरीके से कुछ अकाउंट बनाओगे,
नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो दे आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटिंग कम्युनिटी बिकॉज दे आर लॉजिकल, है ना। क्यों एक्सेप्ट किया है? क्योंकि लॉजिकल है, ऑब्जेक्टिव है, फिजिबल है। फिजिबल है, आप इजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल अकाउंटेंट्स, ऑल अकाउंटिंग कम्युनिटी हैज अडॉप्टेड इट दीज आर जनरली एक्सेप्टेड. Now objectivity, the principles are based on fact and evidences rather than personal bias. जो principles बनाए गए हैं, these are based on the fact and evidences rather than personal bias or the individual opinion of accountant. Okay, so these are based on fact and evidences. बेटा ऐसे ही नहीं बना दिए कि बस बना दो चलो, है ना, नहीं, these are based on fact and evidences rather than personal biasness. चलिए अब हम हमारा मेन टॉपिक जो है ना बच्चों वो पढ़ने वाले हैं। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है? ये जो कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स है ना, ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से समझना, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा अजम्पशन है, वो क्या है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न जैसे कि आपको वर्ड से समझ में आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका बिजनेस है वो फोर्सेबल फ्यूचर तक चलता रहेगा। हर बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है, क्या सोच के बिजनेस शुरू करता है? कि भाई मेरा बिजनेस चलता रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। हम कभी इस इंटेंशन से बिजनेस शुरू करते हैं क्या कि नहीं अगले साल हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं। तो गोइंग कंसर्न का मतलब वी अज्यूम दैट आवर बिजनेस विल गो ऑन फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर, इट विल नेवर एंड, है ना, वो बंद नहीं होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब मान लो मैंने एक बिजनेस खोला, कोई सा भी बिजनेस, उसके लिए मैंने एक बड़ी सी मशीन खरीद ली, है ना, 5 लाख रुपए की मशीन खरीद ली, मैंने एक बिल्डिंग खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया। तो अगर मैंने इतना खर्चा किया है तो भाई ये सोच के किया होगा ना कि आगे तक वो मेरे काम आएगा। एक साल के तो लिए तो नहीं किया, मैंने ये सोच के तो खर्चा नहीं किया कि भाई जब मेरा मन करेगा तब मैं बिजनेस बंद कर दूंगी। नो। तो एवरी बिजनेसमैन थिंक्स दैट, अज्यूम्स दैट द बिजनेस विल गो ऑन फॉर फोर्सेबल पीरियड, इट विल नेवर स्टॉप, है ना, ये क्लोज डाउन नहीं होगा, तो जल्दी से हम इसको बंद नहीं करने वाले। इसीलिए हम क्या करते हैं, बिजनेस में फिक्स असेट खरीदते हैं। फिक्स असेट खरीदते हैं, उस पर डेप्रीशिएशन लगाते हैं कि भाई हमें फाइनेंशियल पोजीशन हमारी पता चलती रहे, हमारी जो एसेट्स है उसकी वैल्यू कितनी बची है वो पता चलती रहे। तो हम यही सोच के बिजनेस करते हैं कि बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलता रहे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन का मतलब क्या है? एक बार आपने एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस या मेथड को अडॉप्ट कर लिया, उसको सालों साल तक आप चलाओ, है ना, कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं कि आपने एक मेथड चूज करी, अगले साल आप बोलो कि नहीं नहीं मैं तो दूसरी मेथड चूज कर रहा हूँ, अगले साल बोलो कि नहीं नहीं मैं तो तीसरी मेथड चूज कर रहा हूँ। तो ऐसा जब आप करोगे ना, तो पहली बात तो आपके अकाउंट्स जो है वो आप कभी कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार आपने दूसरी मेथड चूज करी थी, दूसरी बार आपने दूसरी मेथड चूज करी थी, तो कंपैरिजन कैसे करोगे जब सिमिलैरिटी है ही नहीं? सिमिलैरिटी होती है तो कंपैरिजन होता है ना। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी अजम्पशन का मतलब कि भाई एक बार एक मेथड हमने अडॉप्ट कर ली, वो सालों साल चलती रही, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए जैसे कि 11th क्लास में आप लोग एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं, है ना। आपने सोचा कि चलो अभी मैं अप्लाइड मैथ्स ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, है ना, पढ़ के देखते हैं, नहीं तो फिर चेंज कर लेंगे। आपने अप्लाइड मैथ्स लिया, थोड़े दिन बाद आपको लगा कि नहीं 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 मुझे तो आईटी लेना है। फिर थोड़े दिन बाद आपको लगा नहीं 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 मुझे तो एनसीसी में जाना है। फिर थोड़े दिन बाद आपको लगता है कि नहीं 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 मुझे तो पी लेना है। तो ऐसे करके अगर आप चेंज करते रहोगे तो क्या आप अपना कोई भी सब्जेक्ट ठीक से प्रिपेयर कर पाओगे? नहीं ना, है ना। और आपका रिजल्ट भी कंपेयर नहीं कर पाओगे। मान लो PT1 में आपका अप्लाइड मैथ्स था, हाफ ईयरली में आपका AI था, IT था, इस तरह से आपने अलग अलग रिजल्ट निकला आपका अलग अलग एग्जाम में, तो आप कंपेयर भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो ऐसे ही अकाउंट्स में भी होता है बच्चों, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। एक मेथड अडॉप्ट कर लो, उसको चलाओ, सालों साल चलाओ। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आई, आपने एक बार चेंज कर ली, ठीक है, लेकिन फिर जब आपने चेंज करने के बाद जो दूसरी मेथड अडॉप्ट करी है उसको फिर चेंज नहीं करना है, बार बार चेंजेस नहीं करने हैं। यू हैव टू कंटिन्यू फॉर दैट फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो कंसिस्टेंट अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या बोलता है? वंस एन अकाउंटिंग मेथड इज अडॉप्टेड इट शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर अनलेस देयर इज अ वैलिड रीजन फॉर चेंज। जब तक कि कोई वैलिड रीजन नहीं हो तब तक कि कोई चेंज नहीं होगा। जो मेथड आपने अडॉप्ट कर ली वही मेथड सालों साल चलती रहेगी। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर डेप्रीसिएशन, आगे आप चैप्टर में पढ़ने वाले हो, आपको एक डेप्रीसिएशन चैप्टर आएगा,
तो डेप्रिसिएशन की हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे आपके 11th क्लास में। मान लीजिए एक मेथड मैंने चूज करी, मुझे अच्छी नहीं लगी, या मुझे लगा कि नहीं नहीं मुझे तो दूसरी मेथड से अकाउंट बनाने, दूसरी चूज कर लो। लेकिन फिर उस मेथड को आपको सालों साल चलाना, बार बार चेंज नहीं करना। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन यही बोलता है कि एक मेथड आपने चूज कर ली, उसको सालों साल हम वही यूज करेंगे। नाउ लास्ट अजम्पशन, कितने अजम्पशन है हमारे टोटल? 3। पहला हो गया गोइंग कंसर्न, दूसरा पढ़ लिया हमने कंसिस्टेंसी, अब तीसरा है एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन बच्चों ये बोलता है कि रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एज एंड व्हेन इट इज अकर्स। मतलब हर ट्रांजेक्शन जब भी हो जाए, जब भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हो, उसको उसी वक्त लिख लो। पैसा आने या जाने का वेट नहीं करना है। कहने का मतलब क्या है, मान लो मैंने उधार में सामान बेचा 50,000 रुपए, उधार में बेचा है तो पैसा नहीं आया, लेकिन मुझे उसी वक्त उस ट्रांजेक्शन को लिखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि पैसा आएगा तब लिखूंगी, नो इट इज नॉट लाइक दैट। तो एक्रूअल अजम्पशन ये बोलता है कि भाई जब जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको उसी वक्त लिखो, पैसा आने या जाने का वेट नहीं करना है। आपने सेल कर ली ना, अगर आपने एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, अगर 20,000 के गुड्स आपने उधार में बेचे दिसंबर में, पैसा जनवरी में आया, ठीक है, लेकिन आपको लिखना कब पड़ेगा अकाउंट्स में? उसको दिसंबर में, ठीक है। तो जिस वक्त जो चीज हुई है उसी वक्त उसको लिखो, पैसा उसका कभी भी आए जाए उससे कोई मतलब नहीं है। एक्रूअल अजम्पशन ये बोलता है कि जब ट्रांजेक्शन हो उसको उसी वक्त लिख लिया जाए, ठीक है। कोई भी खर्चा देना बाकी है, कोई बात नहीं, खर्चा ड्यू हो गया ना, लिख लो। कोई भी इनकम आनी बाकी है, कोई बात नहीं, जब इनकम आनी बाकी ड्यू हो गई है उसी वक्त लिख लो, ठीक है। तो जब भी जो ट्रांजेक्शन होगा वो उसी वक्त लिखा जाएगा, है ना। ये नहीं सोचना है कि कैश आया है या नहीं आया है, गया है या नहीं गया है, क्योंकि आ तो जाएगा ही या चला जाएगा ही। अगर ट्रांजेक्शन हो गया तो पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। आपने उधार में सामान खरीदा है, पैसा देना पड़ेगा। उधार में सामान बेचा है, पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ट्रांजेक्शन कब लिखना है? जब वो हो चुका है, ठीक है। तो 3 हमने अजम्पशन यहाँ पे पढ़ लिए। पहला है गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस चलता रहेगा फॉर नंबर ऑफ इयर्स, हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि बिजनेस को हमें जल्दी बंद करना है। दूसरा कंसिस्टेंसी अजम्पशन, कंसिस्टेंसी मतलब एक प्रैक्टिस, एक मेथड आपने चूज कर ली, उसको सालों साल चलाना है, कंसिस्टेंट रहना, उस पर बार बार मेथड चेंज नहीं करना, नहीं तो आपके अकाउंट्स आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। तीसरा एक्रूअल अजम्पशन, एक्रूअल अजम्पशन क्या बोलता है कि ट्रांजेक्शन जिस दिन हुआ उसी दिन लिखो, चाहे उधार का ट्रांजेक्शन हो चाहे कैश ट्रांजेक्शन हो। इसका मतलब ट्रांजेक्शन जिस दिन हुआ है, जिस वक्त हुआ है, उसी वक्त अकाउंट्स में लिखा जाएगा। हम वेट नहीं करेंगे कि पैसा कब आएगा कब जाएगा, ठीक है। एक्रूअल अजम्पशन ये बोलता है कि ट्रांजेक्शन जिस वक्त हुआ है उसी वक्त उसकी एंट्री की जाती है, ठीक है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे तीनों अकाउंटिंग अजम्पशंस, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हो गए तीनों। अब बचे हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, है ना। इस चैप्टर में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है अकाउंटिंग अजम्पशन और दूसरे है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग अजम्पशन है 3 जो कि हमने पढ़ ली है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है टोटल 11 जिसको हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है उसमें फर्स्ट वाला जो प्रिंसिपल है बच्चों वो है अकाउंटिंग एंटिटी, या फिर बिजनेस एंटिटी भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि जब भी आप अकाउंट्स बनाते हो तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग मानना है ना। दे आर ट्रीटेड सेपरेट, है ना, सेपरेट एंटिटी मानना है। जैसे मान लो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, पूंजी लगाई, कैपिटल, है ना। तो बिजनेस के लिए वो कर्जा है, मैं, ये मेरा बिजनेस है और ये मैं हूं, ठीक है। मैंने बिजनेस को पैसा दिया 5 लाख रुपए, मैंने बोला कि भाई मैंने तेरे अंदर पैसे लगाए तो मुझे पैसा कमा के दे, प्रॉफिट दे। तो बिजनेस बोल रहा है ठीक है मैं आपको पैसा दूंगा, अब मैंने आपसे पैसे लिए हैं, मैं आपका कर्जदार बन गया हूँ, ये पैसे लौटाना मेरी जिम्मेदारी बन गई है, ठीक है। तो बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट है। इसको मैंने जिम्मेदारी दे दी कि भाई प्रॉफिट कमा के दो, मैंने आपके अंदर पैसा लगाया है ना। तो बिजनेस और बिजनेसमैन सेपरेट है। जो बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया उसको कैपिटल कहा जाता है और इसको लाइबिलिटी माना जाता है। मान लीजिए देखो मेरा ही बिजनेस है, मैंने बोला कि भाई बिजनेस मुझे ना, जैसे मान लो सपोज मेरा साड़ी का बिजनेस है, मैंने बोला बिजनेस मेरे को तुम्हारे अंदर से मेरे पहनने के लिए साड़ी निकालनी है ना, मतलब पर्सनल यूज के लिए कुछ सामान निकालना है, ठीक है। तो बिजनेस बोलेगा कि भैया अभी तो तुमने बोला था प्रॉफिट कमा के दो, तुम खुद ही मेरा सामान यूज करे जा रहे हो तो मैं प्रॉफिट कैसे कमा के दूंगा,
तो इसीलिए जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो दोनों को सेपरेट मानना है ना। जितना पैसा आपने लगाया है उसको बोलते हैं कैपिटल, जितना पैसा आपने या चीज आपने निकाली है उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। ठीक है, तो पैसा लगाया है वो कैपिटल, पैसा निकाला है वो ड्रॉइंग। ठीक है, वो बिजनेस के लिए, बिजनेस में से कैपिटल में से आपके कम होगा। बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग मान के चलना है, तभी आपको बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। ये तो वन एग्जाम्पल हो गया। इसका एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो कि मेरे 3-4 बिजनेस हैं। अब 3-4 बिजनेस में उन 3-4 बिजनेस में हो सकता है किसी में प्रॉफिट हो रहा है, किसी में लॉस हो रहा है। तो जब मैं बिजनेस को सेपरेट मान के चलूंगी ना बच्चों, जब बिजनेस को मेरे से सेपरेट मान के चलूंगी तो हर बिजनेस का मैं अकाउंट बनाऊंगी, तो मुझे पता चलेगा ना कि मुझे किस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, किस बिजनेस में लॉस हुआ। जो लॉस हुआ वो उसको बंद कर दो या फिर उसमें प्रॉफिट लाने की कोशिश करो, तभी तो समझ में आएगा। इसीलिए जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को आपको सेपरेट मानना है। ठीक है, जब आप अकाउंट्स बनाओगे तो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बनते हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी अकाउंट नहीं बनाया जाता है ना। मैंने पैसा बिजनेस को दिया, बिजनेस में पैसा आया। ठीक है, बिजनेस में पैसा कब आएगा? जब बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा देगा। बिजनेस के मैन के पास से तो जा रहा है, लेकिन आ किसके पास रहा है? बिजनेस के पास। अब अकाउंट्स बनाओगे तो आपको ये मानना है कि बिजनेस में पैसा आया है। ठीक है, तो हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स बनते हैं, बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग माना जाता है। नाउ नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट का मतलब ये है हर वो चीज विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है, सिर्फ हम अकाउंट्स की बुक में वही लिखेंगे। किसी की भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब नहीं लिखेंगे। जिस चीज को पैसे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता उसको हम अकाउंट्स की बुक में नहीं लिखेंगे। ओनली द थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन बी रिटन। आपने 50,000 का फर्नीचर खरीदा है, लिख लो। ठीक है, आपने आज किसी से फ्रेंडशिप करी है, नहीं लिख सकते, उसको पैसे में नहीं तोल सकते। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल भी लिखा है यहाँ पे कि बिजनेस में फर्नीचर खरीदा, लिख लो। ठीक है, इसकी मनी में वैल्यू है। नॉट रिकॉर्डेड क्या नहीं लिखते? ऑनर इज वेरी ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग। तो इस चीज को हम कैसे मनी में कन्वर्ट करेंगे? तो ऐसी बातें हम अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं। ओनली दैट थिंग्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी कैन बी रिटन। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है बच्चों? जैसे कि मैंने फर्स्ट आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि बिजनेस विल गो ऑन फॉर अ फोर्सिएबल पीरियड, इट विल नॉट क्लोज, है ना, इन अ नियर फ्यूचर। मतलब गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न में मैंने बताया था ना, बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा। बिजनेस तो चलता रहेगा, लेकिन आपको उसकी लाइफ को स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि भाई आपको करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता करना है, तो टाइम टू टाइम आपको पता होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि बिजनेस चल रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, आप अकाउंट बना ही नहीं रहे हो, नहीं ना। तो आपको बिजनेस में एक टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पूरे बिजनेस की लाइफ को डिवाइड करना है। तो हमने मान लिया कि हम जो है अकाउंट जो है हर साल बनाएंगे, हर साल बनाएंगे, तो बिजनेस की लाइफ जो है 1 साल में डिवाइड हो जाती है। हर 1 साल में आप अकाउंट बनाओगे। अब वो जो साल होता है ना, हर बिजनेसमैन अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है। वो कैलेंडर ईयर भी हो सकता है। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से दिसंबर। 1 जनवरी से आपका साल शुरू होकर 31 दिसंबर को खत्म हो सकता है आपके बिजनेस अकाउंट्स बनाने के लिए, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब कि वो फाइनेंशियल ईयर होता है। एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। तो आप जो बिजनेस है ना आपके, उसकी बिजनेस की लाइफ को स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डिवाइड कर रहे हो, 1-1 साल में डिवाइड कर रहे हो, और उस 1 साल का आप क्या बनाते हो? अकाउंट बनाते हो। और उस 1 साल का आप क्या करते हो? प्रॉफिट और लॉस पता करते हो, फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हो कि भाई इस पूरे 1 साल में हमने कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो इसीलिए हम बनाते हैं अकाउंटिंग पीरियड्स, है ना। अकाउंट्स को अकाउंटिंग पीरियड बना लेते हैं कि भाई इस साल का हम अकाउंट बनाएंगे, ये पीरियड है, इस टाइम पीरियड में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको पता करने के लिए। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? हर वो इंफॉर्मेशन जो कि बिजनेस के लिए जरूरी है, बिजनेस में हुई है, वो आपको लिखनी चाहिए विदाउट एनी पर्सनल बायसनेस। आपको कुछ छुपाना नहीं, आइडेंट सीक नहीं करना, आपको हर एक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। उसी को हम बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर, है ना। जैसे कि मान लो कोई कोर्ट केस है, केस हो रखा है बिजनेस में, हो सकता है उसके लिए आपको फ्यूचर में पैसा भरना पड़े, है ना। अभी भरा नहीं है ना, ड्यू हुआ है, पर फिर भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है, उसको नीचे नोट डाल के लिख दो। अकाउंट्स बनाने के बाद आप नीचे नोट डाल के लिख दो
है ना। तो फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है कि भाई आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड नहीं करना है, विदाउट एनी पर्सनल बायसनेस आप सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे अकाउंट्स के अंदर, सो दैट इट विल प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस। तभी आपके बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस हमें पता चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब देखो मटेरियलिटी और फुल डिस्क्लोजर लगभग लगता है एक जैसा है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। मटेरियलिटी का मतलब है जो भी चीजें मटेरियल है, मतलब बिजनेस के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या यूजर्स हैं उनका जो डिसीजन है वो चेंज हो सकता है या उनको डिसीजन लेने में मदद मिल सकती है, ऐसी हर इंफॉर्मेशन आपको अकाउंट्स में डिस्क्लोज करनी है, बतानी है, कुछ भी छुपाना नहीं है ना। तो मटेरियल इंफॉर्मेशन जो कि यूजर के डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है उसको सेपरेटली आपको शो करना, अलग से दिखाना है। मटेरियल इंफॉर्मेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है कि मान लो 50 रुपए का ऑफिस यूज के लिए पेन खरीदा है, इट इज नॉट वेरी मटेरियल, छोटी सी बात है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में दिखा दिया जाता है। वहीं आपने 5 लाख की चीज खरीदी है तो 5 लाख की चीज को एसेट माना जाता है ना। 5 लाख की चीज को आप एसेट मानते हो, उसको बैलेंस शीट के अंदर लिखते हो। तो मटेरियल इंफॉर्मेशन शो करने के लिए अलग से जगह होती है जिसमें आपको दिखाना पड़ता है, उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है ना। तो एवरी मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी शोन सेपरेटली, है ना, विच कैन अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द यूजर्स। अब फुल डिस्क्लोजर और मटेरियल में क्या डिफरेंस है? फुल डिस्क्लोजर में हर इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना जरूरी है, और मटेरियल में क्या है कि जो बहुत मटेरियल इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको अलग से हाईलाइट कर दो, मतलब उसको दैट कैन बी शोन सेपरेटली इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी स्मॉल वो छोटी इंफॉर्मेशन या अनइम्पॉर्टेंट को हम सिंपलर वे में लिख सकते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट इज प्रूडेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। देखो हर एक बिजनेस में क्या, मैं एक नॉर्मली भी बात अगर हम करें तो हमारा जो फ्यूचर होता है ना बच्चों, अनसर्टेन होता है। कल हमारे साथ क्या होगा हमें नहीं पता, है ना। अभी मैं बढ़िया तरीके से बैठी हूँ, कल हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए मेरा, है ना। तो हो सकता है मुझे पैसों की आवश्यकता पड़ जाए, या मैं थोड़े दिन पढ़ाने नहीं जा पाऊँ, क्लासेस नहीं ले पाऊँ, है ना। तो इस तरह की चीजें बिजनेस में भी होती हैं। बिजनेस में भी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं ना। तो हमें फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज, एंटिसिपेटेड लॉसेस को ध्यान में रखना है ना। और प्रॉफिट को ध्यान में नहीं रखना। देखो प्रॉफिट होगा कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको अच्छा ही लगेगा, लेकिन लॉसेस होंगे ना तो आपको जरूर से दिक्कत आएगी। तो प्रूडेंस क्या बोलता है कि फ्यूचर में जो भी लॉसेस हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड लॉसेस इन फ्यूचर, वी शुड कंसिडर दैट, है ना। हमें उन्हें ध्यान में रखना है। मान लो मैंने 50,000 का सामान उधार में बेच रखा है, हो सकता है उसमें से 5,000 रुपये मुझे नहीं मिले, है ना। 5,000 रुपये अगर मान लो मुझे नहीं मिले तो क्या है, उसके लिए मुझे एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, है ना। मैं बोल दूं कि भाई ये लोग डाउटफुल है, ये डाउटफुल डेटा है, ये लोग हमें पैसा नहीं देंगे, है ना। मतलब कुछ अमाउंट जो है वो मैं शुरुआत से मान के चल रही हूँ, ये पैसा मेरा रिकवर नहीं होगा। मान लीजिए फ्यूचर में आग लग जाती है, चोरी हो जाते हैं गुड्स, तो कुछ हमें पैसा जो है ना फ्यूचर के लिए बचा के रखना पड़ता है, रिजर्व्स बनाने पड़ते हैं, प्रोविजन बनाने पड़ते हैं। हमारा जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ हिस्सा प्रॉफिट का हमें रिजर्व्स में, प्रोविजन में ऐसे डालना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे जो फ्यूचर में आने वाले लॉसेज हैं हम उस पैसे से उसको कवर कर सकें। ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल तो मैंने बेड डेट वाला ही लिखा है जो मैंने आपको समझाया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे कि कोविड आया था बच्चों, कोविड के बारे में किसी को नहीं पता था कि कोविड आएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन जिस भी बिजनेसमैन ने फ्यूचर के लिए पैसा बचा रखा था, रिजर्व्स बना रखे थे, उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। चाहे लॉकडाउन भी लग गया तो भी उनका बिजनेस बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब उनको लॉकडाउन के बाद भी उन्होंने सर्वाइव कर गए वो। पर जिन्होंने आगे की नहीं सोच रखी थी, रिजर्व्स नहीं बना रखे थे, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं बच्चों जो कि लॉकडाउन में के टाइम पे बंद ही हो गए, है ना। तो प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है? वी शुड एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, हर चीज अनसर्टन है। लॉस होगा या नहीं होगा, अनसर्टन है। ऐसा नहीं है कि लॉस होगा ही सही,
हो सकता है नहीं हो, पर फिर भी आप पहले से तैयारी करके रखोगे ना तो सब अच्छा रहता है ना, कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए बिजनेस में हमें प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। फ्यूचर के लॉसेस के बारे में प्रोविजंस रिजर्व्स बना के रखने चाहिए, बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट्स। नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग बच्चों, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक प्रूडेंस में एक एग्जांपल और है बच्चों। प्रूडेंस वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, इसके ऊपर वाला, इसके अकॉर्डिंग आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है आपकी बुक में, जब आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो ना अकाउंट्स में, तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लोअर वैल्यू पे लिखा जाता है। आपकी बुक में जो उसकी वैल्यू और मार्केट में जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, उसमें से जो कम कीमत होती है उस पर हम क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में मेंशन करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस प्रिंसिपल। हम उसको कम वैल्यू मान के ही चलते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो इतनी वैल्यू का है, क्योंकि फ्यूचर में वो कम में बिकेगा ज़्यादा में बिकेगा हमें नहीं पता, तो इसीलिए हम उसको कम वैल्यू पे, द वैल्यू विच इज लोअर वी कंसिडर दैट अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कई बार इस एग्जाम्पल को लेकर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बच्चों क्या है कि जो भी आपने एसेट खरीदी, सपोज मैंने मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की, ठीक है, तो मुझे अपनी किताब में मतलब कि अकाउंट्स में उसकी वैल्यू कितनी लिखनी है, 5 लाख रुपए। 5 लाख की खरीदी, 5 लाख लिखूंगी। हो सकता है अगले दिन उसकी वैल्यू जो है मार्केट में वो 4 लाख में मिल रही है वो मशीन, तो क्या हुआ, मैंने 5 लाख में खरीदी है ना, मैं अपनी किताब में उसको 5 लाख ही लिखूंगी। ठीक है। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब है जो भी एसेट आपने जितनी भी कीमत में खरीदी हो, चाहे उसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ जाए मार्केट वैल्यू, चाहे कम हो जाए, आपको कौन सी वैल्यू शो करनी है, जितने में आपने खरीदा है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, मान लो हमने एक मशीन खरीदी 5 लाख की, जो कि मैंने एग्जांपल दे दिया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने एक मोबाइल खरीदा, टेक्निक जो हमारे जो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनकी प्राइस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होती है, इसलिए मैं मोबाइल का एग्जांपल ले रही हूँ। मान लीजिए मैंने एक मोबाइल खरीदा 50,000 रुपए का। अब उस 50,000 रुपए का मोबाइल नेक्स्ट वीक एक नया मॉडल आ गया, है ना, नया मॉडल आ गया। अब वो जो पहले मैंने मोबाइल खरीदा था उसकी वैल्यू कम हो गई, तो क्या हुआ, मैं किस वैल्यू से लिखूंगी, मान लो मैंने बिजनेस के लिए मोबाइल खरीदा है, तो मोबाइल मेरा 50,000 का आया, तो मैं अपनी किताब में 50,000 रुपए ही लिखूंगी। मैं मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करूंगी। ओके। तो कॉस्ट कंसेप्ट यही बोलता है कि आपको जितने में भी आपने सामान खरीदा है, जो प्राइस आपने पे की है, आपको वो वैल्यू लिखनी है। अगले साल आप उस पर डेप्रिसिएशन जरूर लगाओगे, है ना, उसकी वैल्यू घटेगी बाय इट्स यूसेज, तो वो तो हमको करना है, पर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं करने हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट इज मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, जो हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड एज द इनकम दे हेल्प टू अर्न। ठीक है। मान लीजिए मुझे इनकम हुई कुछ, उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे थे उसको उसी अकाउंटिंग पीरियड में लिखना है। ऐसा नहीं कि इनकम अभी हुई है उसके खर्चे हम बाद में लिखेंगे, नो। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो खर्चे जिस वक्त हुए हैं, जिस वक्त इनकम हुई है, उसको उसी वक्त लिखो, उसी अकाउंटिंग पीरियड में लिखो। ऐसा नहीं कि आप जो इनकम आपने, जैसे सपोज मैंने ये एग्जांपल दे लिख रखा है, एक बिजनेस में 1 लाख रुपए अर्न हुए बाय सेलिंग गुड्स इन मार्च। मार्च में गुड्स बेचे, 1 लाख रुपए कमा लिए। इसकी जो कॉस्ट है 70,000 रुपए आई है। बोथ द सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर रिकॉर्डेड इन सेम अकाउंटिंग ईयर। दोनों को सेम अकाउंटिंग ईयर में लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने मान लो गुड्स बेच दिए, उधार में खरीद के बेच दिए, जब आप उसका पेमेंट करोगे तब आपने 70,000 लिखे, तो पैसा कमा पहले लिया, उसका पैसा चुकाया बाद में, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरा आप लोग ने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लिया, उस पर 70,000 चुकाया भी है ना। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, जिस साल का खर्चा है, जिस साल की इनकम है, उन दोनों को मैच करके उसी अकाउंटिंग पीरियड में लिखना है। ऐसा नहीं कि अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में आप लिख रहे हो तो आपको करेक्ट प्रॉफिट लॉस कभी भी पता नहीं चल पाएगा। तो मैच द एक्सपेंसेस विद द रिलेटेड इनकम ऑफ द सेम पीरियड। नाउ नेक्स्ट इज डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, है ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हेड और टेल, उसी तरह हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर बिजनेस में कुछ आया है तो कुछ गया होगा। ठीक है। जैसे मैंने मान लो फर्नीचर खरीदा है तो पैसा गया होगा, मशीन खरीदी है, मशीन आई है तो पैसा गया होगा।
सामान बेचा है तो सामान गया है तो पैसा आया होगा, है ना। तो इस तरह से हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आपको जब अकाउंट्स बनाएंगे तो दोनों एस्पेक्ट्स को लिखना चाहिए, है ना। तो आपके ट्रांजेक्शन को हम जो अकाउंट बनाते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम से बनाते हैं, मतलब कि दोनों एस्पेक्ट को लिखा जाता है। डुअल एस्पेक्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन रिसीव समथिंग तो वन गिव समथिंग, है ना। एक अगर कुछ रिसीव कर रहा है तो एक दे रहा है, ऑब्वियसली दोनों एस्पेक्ट को आपको रिकॉर्ड करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? जब रेवेन्यू अर्न कर लिया आपने, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गई, कुछ इनकम आपने अर्न करी है, आपको भले से उसका पैसा नहीं मिला तो भी आप उसको लिख लो। जिस वक्त रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गई है उसी वक्त रेवेन्यू को लिखा जाएगा। मान लो मैंने सैलरी पिछले महीने पूरा स्कूल में जॉब किया और सैलरी कमाई, अभी तक मान लीजिए मेरी सैलरी नहीं आई, पर मैंने रेवेन्यू अर्न कर ली ना, वो पैसा मैंने कमा लिया है ना, तो मैं अपने अकाउंट्स में लिख लूंगी कि भाई मेरे इतने पैसे कमा लिए मैंने, ठीक है, उसकी एंट्री करूंगी मैं। भले से पैसा 2 दिन बाद मिलेगा, 4 दिन बाद मिलेगा, बट मिल तो जाएगा ना। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि जब आपकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गई उसको उसी वक्त लिखो। मान लीजिए आपने अपने बिजनेस की एक प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है, ठीक है, तो उसका जो रेंट आना है वो 1 तारीख को आना बाकी था, लेकिन वो आएगा मान लो 5 तारीख को, तो 1 तारीख को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गई, उस दिन लिख लो। पैसा 5 तारीख को आएगा पर आ तो जाएगा ना, तो ड्यू तो हो गया है ना। तो जिस वक्त इनकम आपकी रिकॉग्नाइज हो गई है, एट दैट टाइम ओनली यू हैव टू राइट दैट रेवेन्यू इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। आपने सामान बेच दिया, उधार में बेच दिया है, पैसा नहीं आया पर आ जाएगा ना, तो आप सामान जिस वक्त बेचोगे उसी वक्त आपको उसकी एंट्री करनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एंड लास्ट वन इज वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का मतलब है बच्चों कि हर ट्रांजेक्शन का कुछ एक प्रॉपर एविडेंस, सबूत, कुछ प्रूफ होता है। जैसे आपने सामान बेचा तो उसका बिल होता है ना बिल। आप कस्टमर को बिल देते हो ना, अगर आप मॉल से सामान खरीदते हो आपको बिल मिलता है ना, अगर आपने स्कूल में फीस पे करी तो उसकी रिसीट मिलती है ना। तो हर एक ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर जो भी होगा, सामान बेचोगे, खरीदोगे, सैलरी पे करोगे, कुछ भी ट्रांजेक्शन होगा उसकी एक कुछ ना कुछ प्रूफ होता है, एविडेंस होता है। तो द ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस और द प्रूफ, है ना। आप जो एंट्री करोगे ना वो डॉक्यूमेंट्स यानी कि प्रूफ के अंदर से करना, है ना। तो एवरी ट्रांजेक्शन शुड हैव प्रूफ। दिस मार्क अकाउंटिंग रिकॉर्ड रिलायबल एंड इजी टू चेक, है ना। अकाउंट्स को मोर रिलायबल बनाता है, आप इजीली चेक कर सकते हो कि आपने भाई गलत तो नहीं लिख लिया, है ना। तो एवरी ट्रांजेक्शन हैज सर्टेन प्रूफ्स, एविडेंसेस सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जैसे कि एक बिजनेस ने, मान लो मैंने एग्जांपल में लिखा है, अ बिजनेस परचेसेस अ कंप्यूटर फॉर ₹40,000, द परचेस इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन देयर इज अ बिल और इनवॉइस एज प्रूफ ऑफ द ट्रांजेक्शन, है ना। उस परचेस का आपके पास बिल होना चाहिए, आपने कंप्यूटर खरीदा है, बिल होना चाहिए जिसमें से आप लिखोगे कि भाई 40,000 का कंप्यूटर खरीदा है, ठीक है। तो एवरी ट्रांजेक्शन इज सपोर्टेड बाय प्रॉपर एविडेंस और डॉक्यूमेंट सो दैट इट मेक्स अकाउंट्स मोर रिलायबल, है ना। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से फिगर डाल रहे हो, आपके पास उसका सबूत होना चाहिए ना कि भाई इतने हजार का कंप्यूटर खरीदा, उसका एक बिल होना चाहिए, है ना। तो कि इंफॉर्मेशन जो होगी वो आपकी रिलायबल, ट्रांसपेरेंट, सही होगी, है ना। पता चल जाएगा ना, प्रूफ जो होते हैं वो बता देते हैं कि भाई आपने सही लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों हम लोगों के पूरे 11 जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, एग्जांपल्स के साथ मैंने समझाया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।